नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा मन, बॉडी और सोल, माइंड, बॉडी और सोल तीनों के बैलेंस होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी इम्बैलेंस होती है, माइंड इम्बैलेंस होता है या बॉडी इम्बैलेंस होती है या सोल इम्बैलेंस होती है या किसी भी एक चीज़ की एनर्जी या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। अगर हम एक एनर्जी के रूप में उसे देखें, एनर्जी अंदर से एनर्जी होती है ये सब चीज़ों में, और बाहर से वो एक्टिविटी के रूप में दिखाई देती है। अंदर से तो एनर्जी काम कर रही है और बाहर वो इंसान अपनी एक्टिविटीज़ के रूप में उसको दिखाता है। इंसान की एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। अगर वो मन से परेशान है, अगर वो मन से डिप्रेस्ड है, तो उसकी एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है। उस एक्टिविटीज़ से पता चलता है, उससे पहचानते हैं। कभी तो इतना होता है कि उसे डॉक्टर ही पहचान पाते हैं, आम इंसान उसे पहचान नहीं पाता। और कभी वो एक्टिविटीज़ इतनी क्लियर हो जाती हैं, इतनी हाइपर हो जाती हैं कि हर किसी को समझ में आने लगता है कि यह इंसान डिप्रेशन में है, या यह इंसान डिप्रेस्ड है, या फिर ये डिस्टर्ब्ड है, और या फिर ये मतलब जो प्रॉपरली कहते हैं कि पागल हो गया इंसान, वो चीज़। तो वो सब अलग अलग पता चलता है। एक डिप्रेशन का पर्सन जो होता है, पेशेंट, वो पागल नहीं होता। और एक मेंटली जो डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, वो इरिटेट हो गया, या इरिटेट नहीं भी हुआ है, अभी वो अंदर से परेशान है, तो वो डिप्रेस नहीं है, वो परेशान है। चाहे वो इरिटेट भी हो जाए, उसे गुस्सा आ जाए, लेकिन वो डिप्रेस्ड नहीं है, क्योंकि उसकी डिप्रेशन वाली स्टेज नहीं है। डिप्रेशन नहीं आया है उसमें। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, और मेंटली डिस्टर्ब होना या इरिटेट होना या परेशान होना एक अलग चीज़ है। उसी तरीके से पागलपन एक अलग चीज़ है। उसी तरीके से एकदम एक हाइपर एक्टिव पर्सन, वो एक अलग चीज़ है। हाइपर एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसमें और वो एक्टिविटीज़ में नज़र आ रही है, उसको कहते हैं हाइपर एक्टिव। तो वो चीज़, तो ये सारी अंदर से एनर्जी होती हैं, बाहर से इंसान की एक्टिविटीज़ में नज़र आती हैं। क्योंकि एनर्जी किस तरीके से दिखाई देगी? एक्टिविटीज़ में दिखाई देगी। एनर्जी कम है तो लो एनर्जी का पर्सन हो जाता है, कि उसमें कमजोरी है, उसमें थकावट है, या उसको कोई बीमारी आ गई है, तो वो चीज़ होती है लो एनर्जी। और तो एनर्जी जो है अंदर से काम कर रही है, वो हाइपर हो रही है या लो हो रही है, या फिर वो बैलेंस में है। तो तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं एक्टिविटी के रूप में, जो एक ही इंसान के अलग अलग रूप बना देती है, वो ही एनर्जी। तब आपको किस तरीके से आप इन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में है, वो खुद अपने आप तो अपना डिप्रेशन दूर कर नहीं सकता। या फिर जो इंसान हाइपर एक्टिव है, वो अपना हाइपर एक्टिवनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, और कंट्रोल करने से भी नहीं होगा। कब तक वो अपने आप को रोक पाएगा? हाइपर एक्टिव होने का मतलब है कि वो उसके कंट्रोल से बाहर उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो वो अपने बिहेवियर में, अपने हरकतों से दिखाएगा कि वो हाइपर एक्टिव हो चुका है, और वो चीज़ उसके ब्रेन से चल रही है। तब क्या चीज़ उसे कंट्रोल करेगी? अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपके मान लीजिए किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके फैमिली में, आपके घर में होती है, तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेंगे तब? डॉक्टर के पास आप गए, आपने दिखाया, पहले तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा ये सब चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने में, कि उन्हें पता करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें चेक करना पड़ेगा कि पर्सन किस स्टेज से गुजर रहा है। वो हाइपर एक्टिव है, या वो डिप्रेशन का पेशेंट है, या वो डीप डिप्रेशन का पेशेंट है, या फिर वो एक
लो एनर्जी का पेशेंट है, उसके अंदर से एनर्जी कम हो गई है, या वो इरिटेट हो चुका है, या वो किसी चीज से बहुत परेशान है, कैसे पता करेंगे डॉक्टर? तो उनको पता करने के लिए उनको अपना सारा क्लिनिकल रिपोर्ट आपको देने के लिए कि ये चल रहा है, उसमें उन्हें बहुत वक्त लगेगा। एक दिन में तो वो आपको ये नहीं बता सकते। वो चेक करेंगे, उनके काफ़ी तरीके होंगे, उनके टेस्टिंग्स होंगी। अब माइंड का काम है, तो माइंड का कोई ऐसा एक एक्यूरेट एक एमआरआई तो नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तब वो एमआरआई के लिए, चलो ब्रेन से उनको बॉडी का अंदर का पता चल जाएगा कि वो एमआरआई कराते। लेकिन जब ब्रेन का काम है, जहाँ पर अंदर माइंड की एनर्जी चल रही है, उसके लिए तो वो एमआरआई काम नहीं करेगी। और हो सकता है चलिए किसी स्टेज पर एमआरआई थोड़ा काम कर भी दे, तो उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और उसके बाद रिजल्ट क्या, आपने सब करा लिया जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया, उन्होंने कर भी दिया बहुत कुछ, और अब उन्होंने एक रिपोर्ट आपको दे दी कि ये आपका जो पेशेंट है, जो आपका घर का पर्सन है, उसको ये प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई फीमेल है, मेल है, या कोई चाइल्ड है, उसको ये प्रॉब्लम है। उसे डिप्रेशन है, या उसे हाइपर एक्टिव है, या उसे कोई टेंशन इरिटेशन वगैरह है, या उसकी कोई और अंदर से बॉडी का इम्बैलेंस हो गया, ब्रेन का इम्बैलेंस हो गया। तब उन्होंने बता दिया। अब वो अपना शुरू कर रहे हैं कोई काउंसलिंग या कुछ ऐसा। तब क्या करेंगे आप? अब ये सब हो करके आपके हाथ में एक कागज आया कि ये प्रॉब्लम है, बस अब उसका ट्रीटमेंट तकरीबन नहीं है किसी भी थेरेपी में। वो सालों साल चलने वाली चीज़ है। अगर वो दवाइयाँ देते हैं और वो दवाइयाँ पेशेंट लेता है, तो उसके हजारों के हिसाब से साइड इफ़ेक्ट हैं। वो काउंटिंग में हजारों नहीं होंगे, लेकिन वो अंदर से एक्टिविटी में हजारों का रूप लेंगे, क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देती हैं। वो पर्सन या तो सोता रहेगा कि वो सेडेटिव्स दे रहे हैं, या फिर वो पर्सन एकदम सुस्त हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उनको स्लो करना पड़ेगा कि चलो सो नहीं रहा है, लेकिन वो एकदम स्लो डाउन, स्लीप डाउन जैसा ही है वो। तो इस तरीके की उन्हें कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी। जो भी मेडिसिन होंगी डॉक्टर्स के पास, जो भी उनके ट्रीटमेंट में काम आती होंगी, जो भी वो देंगे, लेकिन वो पर्सन एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ में नहीं चल पाएगा। रीजन कि वो पर्सन अभी ठीक होना शुरू नहीं हुआ है, अभी उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और उन्हें पता भी नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकते कि हाँ 6 महीने लगेंगे, हाँ 8 महीने लगेंगे, हाँ वो सब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन पे अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि वो दवाएं हैं। तब आप किस तरीके से अपने पेशेंट को ठीक करवाएंगे? आप अपने घर के मेंबर को, अपने बच्चे को, जो भी आपका पर्सन है, उसको कैसे ठीक करेंगे आप? तो आपको मैं बताती हूँ कि आप रेकी से इस प्रॉब्लम को, या इस जैसी कोई भी प्रॉब्लम जो माइंड, बॉडी और सोल की एनर्जी जब इम्बैलेंस हो जाती है, जब वो पर्सन की हरकतों में, उसके एक्टिविटीज़ में नज़र आने लगे अलग अलग तरीके से, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में हो, चाहे वो गुस्से के रूप में हो, चाहे वो किसी और क्रॉनिक प्रॉब्लम के रूप में हो, या कोई फोबिया हो, या कोई और अलग एक्टिविटी हो, उसे गुस्सा बहुत बढ़ गया, या फिर वो कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी इम्बैलेंस का रूप, तब आप रेकी से इस चीज को बड़े आराम से, वो पर्सन अपनी डेली की नॉर्मल लाइफ भी जीता रहेगा, और वो पर्सन स्वस्थ भी होता रहेगा साथ साथ, क्योंकि रेकी का ऐसा ही काम होता है। उसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं ही नहीं। मैं तकरीबन जब भी ऐसे कोई भी वीडियोस बनते हैं, तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि रेकी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो टोटली पूरा गुड इफ़ेक्ट देती है, बैड इफ़ेक्ट नहीं देती।
और जब आप ऐसे किसी पर्सन के ऐसे किसी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग दे रहे हैं, कोई भी ब्रेन रिलेटेड हो, माइंड रिलेटेड हो, सोल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या चक्रास रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या एनर्जी के ऊपर काम करना है, आप क्रॉनिक प्रॉब्लम से, बीमारी से पेशेंट जूझ रहा है, उसके लिए काम करना है, तब आप किस तरीके से पेशेंट को स्वस्थ करेंगे रेकी से? आप रेकी जैसे जैसे पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा, तब उसे खुद ही रेकी सिखा सकते हैं कि तुम खुद सीखो और खुद कर लो, जिससे कि दूसरा जना फ्री हो सके, पेशेंट खुद अपने आप को हील कर लेगा। लेकिन जब तक पेशेंट की ऐसी कंडीशन नहीं आती कि वो खुद को खुद हील कर सके, तब तक जो भी पर्सन आप में से कोई भी, आपका जो फैमिली मेंबर है, उसके लिए आप में से कोई भी मदर या फादर या कोई भी और पर्सन, हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो रेकी सीखें और उसकी हीलिंग करें कुछ ही टाइम में। कंडीशन तो स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो टाइम 10 दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो अंदाज़ा मैं कह सकती हूँ कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन केस पे डिपेंड करता है कि केस कैसा है, क्या स्टेज है उसकी। तो इस तरीके से आप में से कोई भी एक बार सीख लें, आपका कोई खर्चा भी नहीं है, उसके बाद आपने एक बार सीख लिया और अब आप अपने पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं। जब आपके पर्सन में इतनी स्टेबिलिटी आ जाए कि वो सीख कर सकता है, तब आप उसे सिखवा दीजिए और फिर वो अपने आप को हील करता रहेगा और फर्दर अपने आप को कुछ टाइम में अलग अलग लेवल से अपग्रेड करता रहेगा, जिससे कि वह अपने और हायर लेवल से अपने आप को हील कर सके। तो ये चीज़ आपको बिना दवाइयाँ, बिना कोई आपको घंटों डॉक्टर्स की लाइन में लगे, और आप आराम से आपका पेशेंट खुद को, पहले आप उसको हील कर सकते हैं अपने घर में ही। सिर्फ एक बार आपको हीलिंग सीखनी है और आप अपने पेशेंट को हील कीजिए। कैसे आपको अब इस तरीके के पेशेंट की ट्रीटमेंट देनी है, क्या करना है, क्या बोलना है, सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। जब भी आप आते हैं कोर्स के लिए, आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा कि आप क्या बोलें, क्या लाइन्स होंगी, क्या प्रेयर में बोलना है आपको, कैसे हीलिंग देनी है, कितनी देर की देनी है और कब आपको रिपीट करनी है हीलिंग। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर ही दोबारा भी रिपीट करनी है, अगर ऐसी स्टेज है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम 24 आवर्स में एक ही बार हीलिंग दें और वो सफिशिएंट हो। जब अलग अलग केसेस पे डिपेंड करता है कि हमें कई बार 2 बार 3 बार भी हीलिंग रिपीट करनी होती है, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आप 2 बार हीलिंग दें, 3 बार। ऐसा नहीं है कि आपको बस कोर्स सिखा दिया और आपको छोड़ दिया। अब आपको तो पता नहीं है कि 1 बार हीलिंग दें, 2 बार दें, आपको बता दिया गया 24 आवर्स काम करती है, आप 24 आवर्स में 1 हीलिंग दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पेशेंट की कैसी ज़रूरत है, उसको देख के, उसकी जांच करके और फिर आपको रेकी सिखाकर और उसी के अकॉर्डिंग और कॉमन दूसरे पर्सन्स की कैसे हीलिंग करेंगे वो भी सारा। और जब आप ऐसे किसी स्पेशल केस के लिए जाते हैं, तब आपको बताया जाएगा कि हाँ, आप रेकी सीख लीजिए, अभी इनकी हालत नहीं है। और जब उनकी हालत वो आ जाए सीखने वाली, तब भी आपको बताया जाएगा कि अब इनकी हालत आ चुकी है, तो आप रेगुलर टच में रहिए। और आप फर्दर जैसे ही आपकी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, आप पेशेंट इतना नॉर्मल हो चुका है कि वो अब अपनी हीलिंग खुद कर सकता है, उसका मेंटली इतना बैलेंस आ चुका है कि वो खुद की हीलिंग आराम से कर सकता है। अब उसे कोई ऐसी हाइपर एक्टिव या हाइपर एंगर की प्रॉब्लम है, जो भी कि वो बहुत गुस्से में आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो सब चीज़ें जब नॉर्मल पे आ गई, उसमें कुछ टाइम लगेगा कंडीशन और स्टेज के अकॉर्डिंग, तब आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, अब आप इनको सिखवा दीजिए और अब ये करेंगे। और उनको भी बताते जाएंगे, जैसे जैसे आप मिलते रहिए, रेगुलर टच